नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है और मैंने भी जो है एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए एग्ज़ाम दिया था और प्रतिदिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं हर क्वेश्चंस के एनालिसिस करता हूँ, तब जाकर के पता चल पाता है कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं वही टॉपिक लेकर के आता हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कोई भी आलतू फालतू का मैं वीडियो नहीं लाता, कम ही वीडियो दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद वीडियो दूंगा। जो आपने पहले इसके पीछे भी मैंने एक वीडियो दिया है जो कि देखा होगा आपने, करीब मैंने वो वीडियो जो है वो 7 घंटे का मैंने वीडियो दिया। उसमें मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया। और आज जो है, आज एक छोटी सी क्लास है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अभी देखा कि जो 22 तारीख से एग्जाम शुरू हुए ना, अभी 22 तारीख से फिर से दोबारा हुआ, बीच में जो है वो 3 दिन गैप था, तो वो देखा गया कुछ जो है वो पैटर्न बदल रहे हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे कृषि, और आपने देखा होगा कि स्थानांतरित कृषि को जो है से हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि, उसको हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको हम एक स्लाइड में देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम चित्रकला देखेंगे, जैसे कि मधुबनी जो पेंटिंग्स है उसके बारे में, ठीक है, जो पारंपरिक जो लोक चित्रकला है उसके बारे में देखना है। उसके बाद हम भाषा पढ़ेंगे, शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा शास्त्रीय भाषा से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि तमिल तमिल जो है वो एक शास्त्रीय भाषा है, तो उसको जो है वो किस वर्ष शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। उसके बाद जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जनजातीय विद्रोह जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना है यहाँ से, और जनजातीय विद्रोह को हम 3 भाग में बांट करके पढ़ने वाले हैं। पहले तो प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन जो जनजातीय विद्रोह हैं, जैसे कि जो 19वीं शताब्दी के में हुआ होगा, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं कि उसके क्या क्या कारण रहे, वो कहाँ से जो है को किसको नेता बनाया गया था, जैसे दिल्ली के से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे। ये सारे चीज पढ़ने के बाद जनजातीय विद्रोह एक बार फिर से आएगा, जो कि 1857 के बाद फिर से शुरू हुआ, और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जनजातीय विद्रोह हुए। और ये दोनों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा हर शिफ्ट में, ठीक है, तो बिल्कुल आपको करके जाना है। उसके बाद जो दोस्तों हम साइंस में कुछ पढ़ेंगे, और एसआई यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि जो मूल जो एसआई यूनिट होते हैं वो 7 होते हैं, और उसके बाद जो है उसी के आधार पर जो है वो और भी एसआई यूनिट हमें निकल करके आ जाता है, ठीक है, जो कि हमने साइंस वाले क्लास में पूरा कर रखा है। आप चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं, शुरुआत वाला आप 10 मिनट देख लोगे, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम विज्ञान के महत्वपूर्ण खोज देखेंगे। ये नहीं हमें पढ़ना है कि हाँ टेलीविजन का खोज किसने किया, कंप्यूटर का खोज किसने किया, ये नहीं हमें पढ़ना है। हमें विज्ञान के खोज पढ़ने हैं, जैसे प्रोटॉन के खोज किसने किए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए, इस तरीके की चीजें। उसके बाद सूक्ष्म जीव एवं रोग देखेंगे, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, इस तरीके की चीजें। और उसके बाद जो है हम विटामिन देखेंगे, उसके रासायनिक नाम देखेंगे, उससे होने वाले हम रोग देखने वाले हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आपको पता है कि हर शिफ्ट में 3 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं, 3 सवाल, ठीक है, और वो तीनों के तीनों यहीं से आ रहे हैं, शॉर्टकट की से पूछा जा रहा है और सॉफ्टवेयर से पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 सवाल तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। शॉर्टकट कीज हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे दोस्तों, तो पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर करेंगे, जो जैसे कि सॉफ्टवेयर को भी हम 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे कि कौन क्या सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद हम जनगणना करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप पूरा जरूर देख के जाना, काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो चलो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता दोस्त, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी पे है, अगर आप चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे सारी चीजें डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए हम इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। पहले मैं अपना पेन ले लेता हूं जिससे कि मैं लिख पाऊं सारी चीजें, ठीक है, चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, स्थानांतरित कृषि। और ये कृषि हमने बताया कि जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, मैं देख ले रहा हूँ, हाँ चल रहा है। जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, ये जो कृषि है इसमें भारत के सबसे ज्यादा श्रम बल इसी में लगे हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो हमारा जो जीडीपी है उसमें योगदान तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा श्रम बल, मतलब सबसे ज्यादा लोग किसमें जुड़े हुए हैं,
तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो कृषि जो है स्थानांतरित कृषि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि झूम कृषि, झूम के नाम से किसे जाना, कहाँ पे जाना जाता है, तो झूम बोला जाता है जो पूर्वी भारत जो है, उत्तर पूर्वी भारत, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये जो है वो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं जो कि सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। जबकि छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इसे झूम ही कहा जाता है। देखो बेवर या फिर दहिया, ये कहाँ पे कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। और ये एसएससी में भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, मैंने पहले भी आपको करवाए हैं। पोदू या फिर पेंदा, ये आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, क्या, पोदू या फिर पेंदा। अभी देखो मैं बताऊंगा भी कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बने। देखो पामा दाबी या फिर कोमन या फिर गिंगा, ये जो है उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी, ये देखो ये क्वेश्चन बना था, पश्चिमी घाट में इसको बोला जाता है। पश्चिमी घाट कहने का मतलब कि राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान गुजरात वाला, वहां पे इसको क्या बोला जाता है, तो कुमारी बोला जाता है। वालरे फिर वाल्ट्रे, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। उसी तरीके से ये देखो ये क्वेश्चन भी बना हुआ था, और ये तो खैर मेरे ही शिफ्ट में बना था ये क्वेश्चन। कुरुबा, कुरुबा जो है स्थानांतरित कृषि को झारखंड में बोला जाता है। जबकि खील जो है वो हिमालयी क्षेत्र, जो कि आप उत्तर भारत, जो कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आप सिक्किम देख सकते हैं, तो उस वैसे जगह पर क्या बोले जाते हैं, तो वो खील बोला जाता है। जैसे कि सिक्किम हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम पारंपरिक लोक चित्रकला, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो कहाँ की है, तो आप बोलेंगे बिहार की। वालरी कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की। और ये क्वेश्चन तो कल ही बना था ना, ये तो 22 तारीख वाले में भी बना, फिर 19 तारीख वाला में भी बना, है ना। पटचित्र पेंटिंग जो है वो उड़ीसा में, उसकी तरीके से फड़ पेंटिंग जो है वो राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं कलमकारी पेंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, कलमकारी पेंटिंग जो है वो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में, ठीक है, कहाँ का है, पर कलमकारी जो पेंटिंग है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का है। उसी तरीके से चेरियाल स्क्रॉल जो पेंटिंग है वो तेलंगाना का है, ठीक है, तेलंगाना से कंफ्यूज मत होना, दोनों वहीं का है। गोंड पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश का, वैसे भी मध्य प्रदेश में एक गोंड जनजाति रहती है जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो जो है मध्य प्रदेश से आप याद रख सकते हैं। सौरा पेंटिंग जो है वो उड़ीसा। पिथौरा पेंटिंग कहाँ पे, तो गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। मंडना पेंटिंग जो है वो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में जो मन्ना पेंटिंग है वो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला है। तो ये लोक चित्रकला से एक क्वेश्चन बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखना। अब देखो कुछ अन्य चित्रकला भी देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि पिछवाई पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, और एक जो है फुलकारी पेंटिंग, और एक भीति चित्र पेंटिंग। ये आपको 4 यहाँ से ध्यान रखना। पिछवाड़ी पेंटिंग जो है वो राजस्थान का है। उसी तरीके से कालीघाट पेंटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल का है। वैसे भी काली जो पूजा है, काली माता की जो पूजा है, दुर्गा पूजा है, वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो ऐसे ध्यान रखना ना आप, कालीघाट पेंटिंग, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का। फुलकारी जो है ये पंजाब का, फुलकारी कहाँ पे है, पंजाब। अब ये तो आप ऐसे ही याद रख लोगे। केरल म्यूरल पेंटिंग ये केरल का है ना। पटना कलम पेंटिंग ये जो है कहाँ का है, बिहार का। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। भित्ति चित्र ये जो है कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान की पेंटिंग है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये पेंटिंग यहाँ से समाप्त होता है, इससे आगे ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज हमने पिछले सेशन में भी करवाया था इस चीज को, लेकिन अभी भी फिर से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये जो है, ये जो आप देख रहे हो 6 लैंग्वेज यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये कब कब इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। सबसे पहले तमिल को दिया गया था, 2004 से शुरुआत होती है क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा देने की। और क्लासिकल लैंग्वेज उसे बोलते हैं जो कि काफी पुरानी भाषा है ना, लगभग 2000-5000 वर्ष पुरानी जो भाषा है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। ये तमिल जो है 2004 में इसको मिला, संस्कृत को 2005 में, फिर कन्नड़ और तेलुगु को साथ में ही मिला है, दोनों को 2008 में, ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु। मलयालम को मिला 2013 में, और ओडिया को मिला है 2014 में। मलयालम केरल में बोला जाता है, ओडिया जो है वो उड़ीसा में बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो 5 जो भाषाएं हैं, असमिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली, ये जो 5 जो भाषाएं हैं दोस्तों, इसको 3 अक्टूबर 2024 को इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है।
ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज आप सब समझ सकते हैं। वो क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में अंतर है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब वो है जो लैंग्वेज हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। जैसे कि शुरुआत में 14 भाषाओं की मान्यता दी गई थी, उसके बाद 15वीं भाषा हमारी सिंधी जोड़ी जाती है, उसके बाद जो है 3 भाषा और जोड़ी जाती है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी जाती है 2003 में। वो कौन सी भाषा थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरीके से 22 भाषाएं हैं जो वो ऑफिशियल भाषा है, तो वो अलग है, क्लासिकल लैंग्वेज अलग होता है। ठीक है, वो हमने संविधान वाले में पिछले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है। अब देखो हम यहाँ पे साइंस वाले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर वाले जो भी चीजें हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो देखो मूल मात्राएं कितनी है? 7। जैसे लंबाई का मीटर, इसको एम लिखते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसको केजी लिखते हैं। समय का सेकेंड, इसको एस लिखते हैं। विद्युत धारा के एम्पियर, इसको ए लिखते हैं। तापमान का केल्विन, इसको क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा होता है मोल, इसको क्या लिखते हैं? मोल। प्रकाश की तीव्रता होता है कैंडेला, इसको सीडी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, ये 7 जो है वो मूल मात्रक हैं। बाकी के जो भी मात्रक जो बनते हैं वो इनसे मिलकर के ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर उसका अगर फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप आसानी से आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, जैसे कि हम मोमेंटम्स मतलब कि संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान, वेग गुने द्रव्यमान, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपको ये पता है तो आपको पता हो जाएगा कि वेग को हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। तो ऐसा आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि घनत्व बराबर जो है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। वेग में परिवर्तन कहने का मतलब है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, उसको हम समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। अब सभी को हमने ये सारी चीजें जो है वो साइंस वाले क्लास में बहुत ढंग से पढ़ाया है। अगर किन्हीं को भी अगर साइंस अगर समझ में नहीं आता है मात्रक वगैरह, तो आप वहां पे जाकर के आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। मैंने प्रकाशिकी का भी एक चैप्टर लिया था, एक क्लास लिया था, वो पढ़ा होगा यूट्यूब पे, अब जाकर के आप देख सकते हैं। वो उतना इंटरेस्टिंग जो है वो आपको जो है प्रकाश आपको किसी ने नहीं समझाया होगा यूट्यूब पे, आप जाकर के देखो। आप जानते हैं कि मैं वही क्लास लाता हूँ कि जो इंटरेस्टिंग लगे, है ना। कम समय में बेहतर कंटेंट देने की कोशिश रहती है हमारी हमेशा। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार देख लेते हैं, जैसे कि बल्ब, एडिसन ने खोजा था। विद्युत बल्ब, ये जो है प्रायोगिक वाला जो है जोसेफ स्वान ने खोजा था। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। गामा किरण की पॉल विलार्ड, गामा किरण की पॉल विलार्ड, जबकि नामकरण किया था किसने? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। परावैंगनी किरण की खोज रीटर ने की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक। ईंट पर नाच हमने एक बार बताया था, है ना। प्रोटॉन का कभी कभी आपको रदरफोर्ड भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। और लेकिन असली जो है वो प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ही होना चाहिए। रेडियो जो है मार्कोनी, ये तो आपको पता ही होगा। विद्युत मोटर फैराडे। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं, जबकि ट्रांसफार्मर के हैं माइकल फैराडे। तो ये जो है वो साइंस के कुछ खोज हमने आपको बताए, और बाकी जो है साइंस वाले क्लास में हमने कर रखे थे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लिख पाया मैं, लेकिन ये जो भी था वो काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखो सूक्ष्म जीव एवं रोग, जैसे कि सूक्ष्म जीव जो हमारी नंगी आंखों से हम देख नहीं पाते, वह उस तरीके के जो है वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वो होते हैं क्या? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होता है? जैसे टीबी हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये जो है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जबकि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन है? एड्स जो कि HIV वायरस से होता है, पोलियो, खसरा, कोविड-19 जो है ये भी वायरस से ही हुआ था। अगर हम बात करें फफूंद से, तो ये दाद, खुजली, खाज, दमा, गंजापन, ये सब होता है, दाद, खाज, खुजली। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गंजा जो दामाद है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, एक सेकेंड मैं ऐसे लिख देता हूँ, खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमा, है ना, ये क्या हो गया? दमा। फिर दा से हो गया दाद, दमा और दाद। खा से क्या होगा? खाज, क्या होगा? खाज, दाद खाज होता है ना, तो दाद हो गया यहाँ और यहाँ खाज हो गया। और उसके बाद एथलीट फुट, एथलीट फुट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। एथलीट फुट भी जो है वो फफूंद से ही होता है। परजीवी से होता है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जबकि फाइलेरिया जो है वो सूत्रकृमि नामक परजीवी से होता है। आइए यहाँ पे अब देखो कि कुछ और हम कारक देखते हैं, और यहाँ से जो है वो कल ही एक क्वेश्चन बना था, आपने देखा भी होगा।
ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम नामक से हमने अभी देखा कि मलेरिया होता है। जैसे कि लिस्मानिया जो है वो किस रोग का कारक है, तो ये कालाजार, कालाजार का क्या है, तो ये एक कारक है। साल्मोनेला टाइफोसा ये जो है टाइफाइड का कारक है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये जो है कुष्ठ रोग का कारक है। जबकि विब्रियोकोमा ये जो है हैजा का कारक है, जो कि जीवाणु से होता है। पॉस्ट्यूरेला पेस्टिस ये जो है प्लेग का कारक है। ठीक है, तो ये कारक आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पे कुछ विटामिन है, आप सभी को पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 12 है ना। बी में बहुत सारे आते हैं, B2, B3, B5, B7 जिसको बायोटिन बोलते हैं, B12 है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, B12 को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, हाँ साइनोकोबालामिन बोलते हैं। अब देखो विटामिन ए जो है, मैं एक ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे आप याद रखेंगे। रथ एक टॉफी है। रथ क्या है दोस्तों, एक टॉफी है, ऐसे ध्यान रखना। अब देखो कि विटामिन ए के लिए है, जबकि ई विटामिन बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है, ये ई का है, ठीक है, और ये एफ के का है, सॉरी के का। तो र से हो गया रेटिनॉल, र से क्या हो गया, रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। जबकि बी का रासायनिक नाम क्या है, थ से थायमीन, ठीक है। जबकि विटामिन सी का है स्कॉर्बिक एसिड नाम है। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल नाम है। जबकि ई का नाम क्या है, ई का है टोकोफेरॉल। जबकि फी का है फिलोक्विनोन। तो इस तरीके से आप सभी चीजों को आप ध्यान से रख सकते हैं। अगर हम देखें विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी नामक रोग हो जाती है, दृष्टि बाधित हो जाता है, और विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, और इससे बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। जबकि जो चावल है, चावल में जो है वो क्या होता है, विटामिन B1 काफी ज्यादा पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। सी में क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और इससे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और खट्टे फल जितने भी होते हैं वो सभी में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। अगर बात करें विटामिन डी की, तो ये हड्डी इससे कमजोर हो जाता है, और इससे जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। जबकि ये बच्चों का रिकेट्स है, और जो एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। और ये जो विटामिन डी है ये मांस मछली वगैरह में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो इससे जनन शक्ति जो है वो कम हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो कम हो जाता है। विटामिन ई जो है वो हरे जितने भी पौधे हैं, साग सब्जी, उनमें पाया जाता है। विटामिन के की बात करूं तो इससे रक्त का थक्का जो है वो, रक्त का थक्का जमना, हाँ ये रक्त का थक्के जमाने में ये सहायक है। जैसे कि अगर आपका अगर उंगली अगर कट जाए, अगर वो उसका वहां पे अगर रक्त का थक्का अगर ना जमे तो वो ब्लड जो है वो निकलता रहेगा। रक्त का थक्का जमता है तब जाकर के ब्लड जो है वो क्या होता है, बंद होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन है, विटामिन के। ठीक है, ये विटामिन की मैंने बात किया है। आगे आते हैं दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जीएसटी देखेंगे। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। टैक्स लागू कब होता है, तो 1 जुलाई 2017 आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी दिवस हम मनाते हैं कब, तो 1 जुलाई को। संविधान संशोधन कौन सा था, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और उसके बाद ये जो बिल था ये कौन सा था, तो 122वां। मैंने पहले भी बताया है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोई भी जो बिल है वो अधिनियम कब बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति की सहमति उस पर मिल जाती है तब वो अधिनियम बनता है। तो ये बिल तो 122वां था। अब हर बच्चे की बहुत सारी मांग होती है, तो ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि माँ बाप जो है वो हर मांग को पूरा कर दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो 122वां बिल लाया गया, लेकिन पास जो हुआ है वो 101वां ही है। बहुत सारे 122 में से कुछ नहीं हुए होंगे, है ना, तो 101वां नंबर का ये था। ठीक है, अगर हम बात करें जीएसटी का नारा क्या है, तो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। अगर हम बात करें जीएसटी का प्रकार, तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी परिषद के में कौन कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री जो होंगे वो भी क्या होंगे, तो इसके सदस्य होंगे। निर्णय कैसे लिया जाएगा भाई, तो कम से कम 75% बहुमत होना चाहिए, तभी कोई निर्णय इसमें लिया जाएगा। जीएसटी का ढांचा क्या है, तो इसमें जो है वो 4 प्रकार के हैं। आप देख सकते हैं, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड, मतलब जिसमें दोनों लोग मिल करके लेंगे, है ना। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल लगाएगी, एसजीएसटी स्टेट लगाएगी, जबकि आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड यानी कि दोनों मिलकर लगाएंगे, और यूटीजीएसटी जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश जो है वो लगाते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्या हैं, तो जीएसटी का ढांचा है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जीएसटी की दर कौन कौन सी है, तो आपने देखा होगा कि जीएसटी के मात्र 2 ही स्लैब रखे गए, पहले जो है वो 5 थे, तो ये जो है 5% और 18% ही है अभी फिलहाल। लेकिन ये जो 40% है वो एक्स्ट्रा है, वो क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कुछ जो नशीली जो चीजें हैं उस पे ये चीज लगाया गया, जैसे सिगरेट पे, बीड़ी पे, तंबाकू पे, ये सारी चीजों पे जो है वो 40% टैक्स लगा चुका है ना, जीएसटी लगा हुआ है। सबसे पहली बार जो है जीएसटी किस देश में लागू किया गया, तो फ्रांस में 1954 में ही। भारत का जीएसटी मॉडल कैसा है, तो डुअल जीएसटी मॉडल है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है वो जीएसटी लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 9% जो है वो लगा देते हैं, है ना। जीएसटी परिषद की पहली बैठक जो है 22 से 23 सितंबर 2016 को हुआ था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में है। जीएसटी नेटवर्क जीएसटीआईएन में कौन कौन क्या है, तो जीएसटी से संबंधित डेटा प्रबंधन और आईटी प्रणाली जो है वो जीएसटी नेटवर्क में सम्मिलित है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है। भारत में पहला जो राज्य है जिसने जीएसटी लागू किया था वो था असम। आप इसको स्टार लगाएंगे, इसने 12 अगस्त 2016 को जो है अपने राज्य में जीएसटी को लागू कर दिया था। जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों, तो 1 जुलाई को, हमने पहले भी देख चुका है ना, देख चुका है हम लोगों ने। अब देखो कि कुछ अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम तय है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। देखो प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह जो है वो 18वीं और 19वीं सदी के बीच जो है, 18वीं का मतलब कहने का मतलब है कि 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो भी हुआ है उसको हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चुआर विद्रोह होता है, जो कि 1766 से लेकर के 1772 के बीच होता है, ठीक है। इसमें वो सारे जनजातीय विद्रोह हैं जो कि 18वीं सदी, जैसे कि 1701 से लेकर के 1800 के बीच हुए होंगे, वो 18वीं सदी हो गया। और कुछ जो है वो 19वीं सदी का मतलब 1800 से लेकर के 1900 के बीच का, ठीक है। मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था इसलिए फिर से सुधार दिया। ये देखो दुर्जन सिंह, है ना, इसके जो मेन जो नेता थे वो कौन थे, दुर्जन सिंह थे। चुआर विद्रोह के मेन नेता कौन थे, दुर्जन सिंह थे। और ये जंगल महल जो कि बंगाल यानी कि बंगाल में ये चलाया गया था चुआर विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है 1778 में चलता है। तिलका मांझी जो है इसके प्रमुख नेता थे, है ना। पहाड़िया विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो तिलका मांझी। और ये जो है कहाँ पे चलाया गया था, तो राजमहल बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। पहाड़िया विद्रोह कहाँ चलाया गया था, बिहार में। भील विद्रोह कहाँ पे चलाया गया था, पश्चिम बंगाल में। 1818 से 1831 तक चला ये। और प्रमुख नेता जो थे इसके सेवराम थे। कौन थे, सेवराम। कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 के बीच चलाया गया। और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो थे बुद्धू भगत। कौन थे, बुद्धू भगत। और ये झारखंड में चलाया गया था। कहाँ पे, झारखंड में। कोल विद्रोह, वैसे भी कोयला जो है वो झारखंड में ज्यादा पाया जाता है, तो कोल विद्रोह आप वैसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ मध्यकालीन विद्रोह है जो कि पहले के बाद के हुए, है ना। और ये जो है 19वीं सदी में हुए, जैसे कि 1829 से 33 के बीच हुआ खासी विद्रोह, है ना। और ये तीरथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे, ध्यान रखेंगे। और ये मेघालय में होता है। खासी विद्रोह कहाँ पे होता है, मेघालय में। आपने देखा होगा कि गारो और खासी जो पहाड़ियां हैं वो भी कहाँ पे है, मेघालय में। तो ऐसे आप ध्यान रखना। खोंड विद्रोह जो है 1846 से 1855 के बीच होता है। और ये चक्रधर नामक जो है वो नेता जो थे वो इसके प्रमुख नेता थे खोंड विद्रोह के। और ये कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा में होता है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, संथाल विद्रोह, है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच चला। सिद्धू व कानू, है ना, सिद्धू व जो कानू, सिद्धू और कानू जो है वो इसके प्रमुख नेता थे। और ये झारखंड और बंगाल के बीच ये फैला हुआ था। नागा विद्रोह, नागा से नागालैंड, आप ध्यान रखना। और नागा प्रमुख जो थे यही इसके प्रमुख नेता थे। 1879 में इसको क्या किया जाता है, ये जो है चलाया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संथाल याद रखना, खोंड आप याद रखना, खासी याद रखना। चलो अब हम दोस्तों ये जो है हमने पढ़ लिया। अब हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। उसके बाद का जो कुछ जो विद्रोह होगा, सॉरी 1857 का हम विद्रोह नहीं बोल सकते दोस्तों, विद्रोह अलग चीज है। हम 1857 को की जो विद्रोह है उसको हम विद्रोह नहीं बोल सकते, उसको हम क्रांति बोलेंगे। विद्रोह और क्रांति में अंतर है ना। विद्रोह और क्रांति में अंतर है। फिर क्या कर दिया मैंने, देखो क्रांति जो है ना
वो और एकाएक आती है ना, एकाएक आती है क्रांति, जबकि विद्रोह जो है वो एक प्लानिंग वे में आता है। तो ये 1857 का जो क्रांति है वो एकाएक आया हुआ था, है ना, एकाएक आया था, उसका कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ घटना हुआ, अचानक से एकदम क्रांति हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसका कारण देखेंगे तो आप सभी को पता है कि मंगल पांडे जो है वो क्या कर रहे थे। सबसे पहले तो इसका जो प्रमुख कारण था वो कारतूस था, है ना, जो कि सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे, ऐसा बोला गया। और मंगल पांडे जो थे वो एक पंडित थे, जात के ब्राह्मण थे, तो उनको लगा, और ऐसे भी हिंदुओं में जो है वो सुअर को तो लोग गंदी चीज मानते हैं ना भाई, है ना। तो जैसे कि मुस्लिम में जो है हम लोग गाय को माता मानते हैं ना, हम लोग गाय को तो क्या मानते हैं, माता मानते हैं। अब वो सुअर की चर्बी वाला है भाई। तो ये जो है एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। अब देखो कि यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी याद होने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सती प्रथा का अंत जो 1829 में हुआ। अब सती प्रथा क्या था कि अगर कोई भी, अगर किसी का पति की अगर देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ जो है उनकी पत्नी भी जो है वो साथ में जिंदे जल जाती थी। तो ये था सती प्रथा। अब ये जो सती प्रथा था, अगर आप आज के दृष्टिकोण से सोचोगे तब तो ये आपको लगेगा कि नहीं सही काम हुआ है। लेकिन अगर आप ये इमेजिन करना, आप ये क्या करना, इमेजिन करो कि अगर ठीक है उस समय जो है वो चीज तो ये प्रचलन में था और एकाएक वो हटा दिया गया, तो जो लोग उसके आदी हो चुके थे उनके मन में कहीं ना कहीं तो लगेगा कि नहीं, अंग्रेज जो हैं वो हम लोगों पे क्या कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारी सारी संस्कृति को वो क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा लगेगा उनको, है ना। तो ये जो है ये भी एक कारण रहा लोगों में रोष उत्पन्न होने का। तो 1829 का ये, जैसे कि अभी आपको अगर बोल दिया जाए आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, अब आपकी मम्मा उधर से आई, अब बोले दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, है ना। अब आपको जो है वो मोबाइल चलाना जो है वो हानिकारक है, वो मम्मी को पता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपको वहां पे जरूर बुरा लगेगा, है ना, बुरा लगेगा, अरे यार थोड़ा सा लिए मम्मी बोलने लग जाती है, मोबाइल चलाने से क्या हो जाएगा, आप ऐसा सोचोगे, है ना। तो यही कारण आप सोचो। जैसे कि देखिए यहाँ पे बाल विवाह पर जो रोक है ये भी उसी तरीके का कारण है जो कि मैं बता रहा हूँ। बाल विवाह अगर आप अभी के दृष्टिकोण से आप सोचते हो तो लगता है बहुत अच्छा काम था, लेकिन उस समय जो है वो जो लोग आदी होंगे उनके लिए तो ये चीज लग रहा होगा ना भाई कि हमारे साथ जो है वो जोर जबरदस्ती हो रहा है। तो ये भी एक कारण था जो कि 1829 में इसको समाप्त किया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में इसको समाप्त किया जाता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, है ना। अब देखो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे, है ना, हमारे साथ भारतीयों के साथ, आपने देख सुना होगा कि जो भी उच्च पद थे वो अंग्रेज जो है वो अपने पास ही रख लेते थे, और जितने छोटे छोटे पद हुआ करते थे वो सिर्फ भारतीयों को मिलता था। तो ये भी जो है भेदभाव हो रहा था, जो कि 1857 की क्रांति का एक कारण है। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण जो था, हमने पढ़ा था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हमने देखा था, वहां पे आपने देखा होगा कि ईसाई मिशनरी जो है वो भारत में आते हैं और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जो धर्म का जो परिवर्तन हो रहा था इससे भी लोगों में काफी रोष उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है 1848 में लाया जाता है, जिसको आप व्यक्तिगत का सिद्धांत मतलब कि ये आप राज्य हड़प नीति भी आप बोलते हैं, है ना। इसमें ऐसा बोला गया था भाई कि जो लोग भी राजा है, जो प्रांतीय जो राजा है, अगर उनका कोई वंशज, अगर अपना वंशज नहीं है तो उनका जो राज्य है वो अंग्रेजी शासन में विलय कर दिया जाता था। तो ये राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में लाया जाता है, ये भी एक क्या हुआ, रोष का कारण बना। अगर देखें जैसे कि आप नाना साहब की आप बात करो, रानी लक्ष्मीबाई की बात करो, तो ये सब जो है ना वो व्यक्तिगत के सिद्धांत के मारे हुए थे, तभी ये जाकर के ये जो क्रांति थी इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ छिपा हुआ था दोस्तों, ठीक है। पेंशन और उपाधियों का अंत जो किया गया, इसकी ये भी एक रोष का कारण हुआ। इनाम कमीशन जो कि 1852 में बना, ये भी एक क्या हुआ, तो रोष का कारण बना। धार्मिक मान्यताओं की मनाही थी, है ना। जैसे कि अगर आप सेना में अगर आप भर्ती हैं तो वहां पे आप जो है अपने धर्म को नहीं मान सकते, ये सारे मनाही थी जो कि एक रोष का कारण हुआ। और जब आप देखेंगे कि यहीं से हम सीख लेकर के हम क्या करते हैं, आज अपने संविधान में धर्म की स्वतंत्रता हमने ऐड किया, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग वहां से सीख लेते हुए चल रहे थे, ठीक है। अब डाक अधिनियम 1854 जो है ये जब आया तो इसमें जो भी सेना के जो लोग थे उनमें उनको एक लिमिट दिया गया कि आप जो है यहाँ से एक इतना ही चिट्ठी भेज सकते हो। अब किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो गया
तो वो कैसे चिट्ठी भेजेगा भाई, है ना, कुछ उसको बोलना है, कुछ समाचार चाहिए, वो कैसे चिट्ठी भेजेगा। तो इससे भी क्या हुआ कि सेनाओं में जो है वो उनके मन में जो है वो रोष उत्पन्न हुआ, है ना, किसके विरुद्ध, तो अंग्रेजों के विरुद्ध। सामान्य सेना भर्ती जो है 1856 में जो लाया गया, ये भी एक रोष का कारण बना। तो ये सारे जो है वो कारण है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कारण आपको दिख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब जो है हम कुछ और देखते हैं। देखो 1857 की क्रांति ऐसे तो आप बोल देते हैं कि ये जो है मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरठ जो है वो प्रमुख केंद्र रहा शुरुआत में। लेकिन अब देखो, इससे सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत होती है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि उड़ीसा बहरामपुर का था, वहां से शुरू हो जाती है, जो कि फरवरी 1857 में ही शुरू हुई, ठीक है। लेकिन वो उसको उतना जो है वो क्या मतलब प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लोग जान नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद जो मेन है बैरकपुर को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये जो है प्रमुख है, 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पे शुरू होता है। और मेरठ का तीसरा नेटिव कैवेलरी, कैवेलरी क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, जो घोड़े वाले जो सैनिक होते थे पहले, जो घोड़े पे चलते थे। तो वो जो कैवेलरी थे, ये 24 अप्रैल 1857 को इसने क्या किया कि इसने जो है ये रिवोल्ट शुरू कर दिया। अवध रेजिमेंट यहाँ पे 3 मई 1857 को शुरू हुआ, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है ना। मंगल पांडे को फांसी होती है, उसके बाद क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे, अब देखो मंगल पांडे जो है ना, वो क्या करते हैं, पहले तो आपने कहानी सुना ही होगा, उनको बोला जाता है कि ऐसा कोई चर्बी वाला कारतूस है नहीं। उनके दोस्त जो हैं वो फिर बाद में उनको पता चलता है सब दोस्तों को, अब वो मंगल पांडे को भला बुरा कहने लग जाते हैं। अब ये कोई भी व्यक्ति अगर वो सच्चाई पे है और आपको अगर भला बुरा कोई कह दे सच होते हुए, तब तो आपको बुरा लगेगा ना। अब मंगल पांडे सीधा जाते हैं, वो उनका जो भी मतलब कि उच्च जो अधिकारी होगा उसके पास गए और उनसे पूछते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। अब वहीं से जो है वो विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। सभी जो घुड़सवार है वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर जो है वो क्या था, शासक था, लेकिन वो तो सिर्फ एक कठपुतली था ना भाई। तो सब लोग जाते हैं, बोलते हैं कि आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, जो भी हो आप ही हो। तो इसका जो प्रमुख जो नेता बनाया गया, वो किसको बनाया गया, बहादुर शाह जफर को बनाया गया। और बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेज फिर क्या कर देते हैं, उसको रंगून भेज देते हैं, म्यांमार भेज देते हैं, और वहां पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए, दिल्ली से कौन था भाई, तो हम सैन्य नेतृत्व की बात करें तो बख्त खान दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जो प्रमुख था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, अब बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, है ना, कुंवर सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, बिहार जगदीशपुर के रहने वाले थे ये। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से कौन थे, तात्या टोपे। गोरखपुर ध्यान रखना, गजाधर सिंह, गोरखपुर से कौन थे, गजाधर सिंह। फर्रुखाबाद, है ना, तजफ्फुल हुसैन। अब सुल्तानपुर से कौन थे, शहीद हसन। आपने लुसेंट भी पढ़ा होगा, इतने सारी चीज आपको वहां पे नहीं मिलते, ठीक है, ये कंटेंट काफी ढूंढना पड़ता है मुझे, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम से लिखा हुआ है। अब देखो संबलपुर जो है वो सुरेंद्र साई, संबलपुर से कौन थे, सुरेंद्र साई। हरियाणा से कौन थे, राव तुलाराम। मथुरा से कौन थे, तो देवी सिंह। मेरठ से कौन थे दोस्तों, तो कदम सिंह। सागर से कौन थे, शेख रमजान। अब देखो यहाँ पे रायपुर से नारायण सिंह थे प्रमुख नेता। मंदसौर से कौन थे, शाहजादा हुमायूं। और ये बागपत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी ना, बागपत वाले, है ना, जो कि शाहमल थे, ये सूचना भेजते थे और इनको इतना मतलब कि दर्दनाक इनकी मौत दी गई थी भाई, क्या ही बताऊं, है ना। मैंने आपको पहले कहानी बताया था, इस सेशन को मैं लंबा नहीं करना चाहता। बागपत ये जो शाहमल है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसका फेल होने का कारण क्या था दोस्तों, फेल होने का कारण था एकता का ना होना, लोगों में एकता नहीं था, जमींदार लोग जो है वो साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब बहुत सारे जो रईस लोग थे ना, वो अंग्रेज के पक्ष में ही थे, है ना, सारी सूचनाएं वगैरह उनको वो पहुंचा दिया करते थे। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो जनजातीय विद्रोह है वो हम अब थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि कोया विद्रोह, कोया विद्रोह 1879 से 80 के बीच चला, और ये तोम्मा सोरा जो है वो प्रमुख नेता थे, और ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। अब देखो मुंडा विद्रोह, ये आपको याद रखना है, मुंडा विद्रोह जो है वो झारखंड में चलाया गया था, और बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। कौन थे, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह ध्यान रखना 1899 से 1900 के बीच चलाया गया। ताना भगत आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ताना भगत आंदोलन जो 1914 में चला, जतरा भगत इसके प्रमुख नेता थे, जबकि ये भी कहाँ पे चलाया गया है, तो झारखंड में ही चलाया गया।
उस समय ये बिहार हुआ करता, सॉरी, उस समय ये क्या हुआ करता था दोस्तों, उड़ीसा वगैरह हुआ करता था। पक्ष, हाँ, उड़ीसा होता होगा ना, और उस समय उड़ीसा ही होता। अभी तो झारखंड तो ये 2000 में बना है भाई। चलो, रंपा विद्रोह जो है 1922 से 1924 के बीच चलाया गया। और अल्लूरी सीताराम ये जो है इसके प्रमुख नेता थे, अल्लूरी सीताराम राजू। अगर ये कहाँ पे चलाया गया तो आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि रंपा विद्रोह कहाँ पे चलाया गया था, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए। ओ सॉरी, ये क्या बोल दिया मैंने। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था ना, और फिर 1912 में जो है वो दिल्ली हमारी राजधानी बन गई थी। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था, तो उस समय ये बिहार में होगा। ठीक है, 1914 में कहाँ पे होगा, ये बिहार में होगा, क्योंकि उस समय जो है बिहार एक अलग प्रांत बन चुका था। चलिए, ये देखिए दोस्तों, अब हम कुछ कंप्यूटर के शॉर्टकट की पढ़ेंगे और इसको आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ से पूछा जाएगा, और जो भी शॉर्टकट की पूछे जा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि बेसिक वाला पूछा जा रहा है। देखो, आप बेसिक इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं अब, है ना। जैसे ये तो हर कोई जानता है, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, वी का मतलब होता है पेस्ट करना, एक्स का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल जेड का मतलब अंडू करना। अंडू मतलब पीछे अगर आपने कोई काम किया है तो फिर से उसको आप वापस लाना चाहते हो, है ना। वाई का मतलब होता है क्या, रेडो करना। ए का मतलब होता है, कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट ऑल, जितने भी टेक्स्ट हैं वो सबको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस से आप क्या करते हैं, सेव। कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, जबकि कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल को खोलते हैं, और कंट्रोल ओ से ओपन फाइल, मतलब कि कोई भी फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल, जबकि कंट्रोल ओ से ओपन फाइल। अब देखो कि टेक्स्ट एडिटिंग जो कि एमएस वर्ड में या फिर नोट्स में यूज होता है, जैसे कि कंट्रोल बी अगर हम करें तो टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये इतना पतला लिखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड अगर करना चाहें तो ये कंट्रोल बी से। कंट्रोल आई से इटैलिक करेंगे, जैसे कि ये अगर सीधा है, हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो ये इटैलिक होगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी अगर चीज़ लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ, कंप्यूटर, अब इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ, तो ये अंडरलाइन हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस एल से हम लेफ्ट अलाइन करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने ऐसे लिखा, ऐसे 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 लिखा, है ना, हम लेफ्ट अलाइन जब करेंगे तो ये सारा जो है वो लेफ्ट की ओर ऐसे मूव कर जाएगा, एकदम लेफ्ट से एकदम क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। कंट्रोल आर से राइट अलाइन हो जाएगा, मतलब जो हमने अभी लेफ्ट अलाइन किया वो राइट में ऐसे सज जाएगा, ऐसे ऐसे राइट साइड से बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा, मतलब कि सब सेंटर में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इससे फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। फॉन्ट साइज हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे अभी इतना छोटा है उसको बड़ा 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 कर रहे हैं, है ना, इतना छोटा है तो उसको बड़ा करना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन करेंगे तो फिर क्या होगा, फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा, यानी कि फॉन्ट का जो साइज है वो क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। अब देखो कि ब्राउजर जो कि इंटरनेट वगैरह में हम यूज करते हैं, ये देखिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैब जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज टैब, टैब क्या होगा, बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रीओपन क्लोज टैब हो जाएगा, मतलब जो आपने जो क्लोज किया है उसको दोबारा आप फिर से खोल पाओगे। कंट्रोल प्लस टैब आप करेंगे तो नेक्स्ट टैब पे आप चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब अगर आप करते हैं तो ये प्रीवियस टैब पे आप चले जाएंगे, पिछले वाले टैब जो होगा वहां पे आप चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस डी अगर करेंगे तो बुकमार्क पेज, है ना, पेज को आप बुकमार्क कर पाओगे। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबाना है और साथ में ही आपको प्लस दबा देना है, ये नहीं कि दो बार नहीं दबाना भाई, ये प्लस जो है वो सब में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ दबाना है, इस प्लस का मतलब है कि साथ में दबाना है। ठीक है, आप समझना बात को, ये दो बार का यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप ये मत समझना। कंट्रोल के साथ हम प्लस अगर दबा देंगे तो जूम इन होगा, अगर कंट्रोल के साथ माइनस दबा देंगे तो जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर हम वो दबा देंगे, है ना, जीरो दबाना है, वो नहीं जीरो, यहाँ पे क्या है ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट जूम हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अगर आपने अभी फोन इतना बड़ा है ना, सॉरी, अगर आप किसी चीज को आप बड़ा करके देखना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ अगर प्लस करेंगे तो ये बड़ा दिख जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे तो पहले इतना था ना तो ये इतना हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर आप जीरो कर देंगे तो फिर से उसी साइज में ये आ जाएगा। चलिए, रीसेट हो जाएगा सारी चीजें। ये देखिए जो कि विंडोज शॉर्टकट की है,
कंट्रोल ये विंडोज के साथ अगर आप डी दबाएंगे तो डेस्कटॉप शो हो जाएगा, डेस्कटॉप आपको दिखाई देने लग जाएगा। विंडो के साथ अगर आप ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। कंट्रोल विंडो के साथ अगर आप एल दबाते हैं, एल, तो ये लॉक, कंप्यूटर जो है वो लॉक लग जाता है। विंडो के साथ अगर आप आर को दबाते हैं तो रन कमांड, जो कमांड है वो रन करने लग जाएगा। विंडो के साथ अगर आप आई दबाते हैं तो सेटिंग खुलेगा। विंडो के साथ अगर आप टैब दबा देते हैं तो टास्क व्यू खुल जाता है। अल्ट के साथ अगर आप टैब दबाते हो तो जो ऐप है वो स्विच कर जाता है ना, स्विच ऐप हो जाता है। अगर हम बात करें अल्ट के साथ अगर आप F4 दबा देते हैं तो जो विंडो है वो आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये विंडो शॉर्टकट की है जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं। अब देखो, अब हम थोड़ा सा, ये लास्ट है जो कि एडवांस है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम देखें कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, टास्क मैनेजर यहाँ से खुल जाता है अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप अगर दबाते हैं तो। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का बटन अगर आप दबाओगे तो सिक्योरिटी ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। F2 अगर आप सिर्फ दबाते हैं तो रीनेम फाइल, फाइल को आप रीनेम कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने वहां पे राज अग्रवाल अगर आपने लिखा हुआ है, अगर आप उसको आप प्रिया अगर लिखना चाहते हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप देखो कि F5 का मतलब रिफ्रेश है ना, रिफ्रेश आप मारते हैं ना जब कंप्यूटर को जब आप ओपन करते हैं तो रिफ्रेश आप मारते हैं। अगर आप रिफ्रेश को हम और भी तरीके से मार सकते हैं, है ना, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पे रिफ्रेश का ऑप्शन आपको दिख जाता है ना। F11 अगर दबाएं तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है ना। अगर कंप्यूटर पे आपका स्क्रीन अगर छोटा दिख रहा है तो वो पूरा फुल में दिखने लग जाएगा कोई भी चीज। शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाओगे तो ये कोई भी चीज जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कितना देर हुआ है भाई? ज्यादा नहीं, 41 मिनट अभी हुआ है, बहुत समय अभी। चलो 1 घंटे में हम लोग खत्म कर लेंगे। कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर, हम देखो कंप्यूटर का मेन पार्ट जो है वो दो ही होता है, एक तो सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वो वैसा है जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है ये, है ना। तो जैसे कि हार्डवेयर में आप मॉनिटर को ले सकते हैं, कीबोर्ड को ले सकते हैं, माउस को ले सकते हैं, सीपीयू को ले सकते हैं, फिर आप यूपीएस को ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब इसमें इनपुट और आउटपुट आप जानते ही हैं, जो सूचना को इन करता है वो इनपुट हो गया। जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट है क्योंकि वो हमें रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा होगा जो कि डिवाइस है। अब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हमने बात कर ली, तो यहाँ पे हार्डवेयर तो आप जानते ही हैं जो कि आप छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं कि कौन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम मेन जो है वो 3 प्रकार से में बांट सकते हैं। अब सबसे पहले तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है दोस्तों, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ये कंट्रोल करता है और बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आप देखते हैं ना विंडोज 10, विंडोज 11 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लाइनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यही चीज ध्यान रखना है, ये उदाहरण पूछे जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर का उदाहरण कौन सा है, तो ये प्रिंटर ड्राइवर और ग्राफिक ड्राइवर, ये जो है डिवाइस ड्राइवर का उदाहरण है और ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखें तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। ये जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। इंटरप्रेटर तो अब मोबाइल में भी आपको देने लग गया है ना। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम करता है। हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। अब देखो दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर के स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको व्हाट्सएप चलाना है तो उसमें आपको अलग एप्लीकेशन खोलना पड़ता है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर टेलीग्राम खोलना है तो उसमें आप अलग ऐप खोलेंगे। तो वो देखो एमएस वर्ड आप देखते हैं तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है। एमएस एक्सेल जो है कैलकुलेशन का काम करते हैं यहाँ पे, और ये भी एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम जो है वो एक ब्राउजिंग है, और इसी तरीके से फोटोशॉप जो है इसमें हम फोटो को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। तो फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर के काम को पूरा कर देता है ये, है ना। जबकि यूजर और एक सेकेंड दोस्तों,
अभी हमने पीछे क्या देखा था, हाँ, हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर का काम को पूरा करता है, जो वो करना चाहता है अलग अलग, है ना, क्योंकि अलग अलग काम है तो अलग अलग हमें ऐप्स चाहिए होते हैं। अब देखो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं और ये जो है कंप्यूटर को सुरक्षित और इफिशियंट बनाए रखता है, ज़्यादा दिन तक चलाता है इसको, ठीक है, तेज रख सकता है, स्लो ना हो जाए, इस तरीके का वो सुरक्षित रखता है। जैसे कि उदाहरण देखें तो एंटीवायरस, और एंटीवायरस का उदाहरण क्या क्या है, तो क्विक हो सकता है, नॉर्टन हो सकता है, आपने तो देखा ही होगा बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं। डिस्क क्लीनअप, है ना, डिस्क क्लीनअप भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क ये क्या लिखा हुआ, अच्छा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, है ना, डिफ्रैगमेंटर जो है ये भी क्या है, यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। और विन आर ये जो है फाइल कंप्रेशन ये करता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम की देखभाल करता है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे सेंसस कर रहे हैं, भाई क्या होता है मुझे बताना, सेंसस जनगणना। अब देखो विश्व में सर्वप्रथम जो है जनगणना कराने का श्रेय जो है वो स्वीडन को है, जो कि 1749 ईस्वी में जनगणना कराता है। जनगणना का मतलब है कि हम लोगों को गिनना, अपने देश के लोगों को गिनना, और साथ सिर्फ गिनना ही इसका मकसद नहीं होता दोस्तों, इसमें यह भी मकसद होता है कि हमारे देश के कितने लोग साक्षर हैं, कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितने पुरुष साक्षर हैं, है ना, लिंगानुपात हमारा क्या है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, किस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पे लिंगानुपात अधिक है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। जैसे कि भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 में ही हो जाती है लॉर्ड मेयो के, लेकिन ये नियमित नहीं था, है ना, नियमित नहीं बनाया गया था, पहली बार कराया गया, लेकिन इसी को फिर नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई 1881 में। उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू हो गई। जनगणना के सबसे उच्च अधिकारी को रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी थे। जबकि जनगणना आयुक्त कौन थे, तो अशोक मिश्रा थे, है ना, ध्यान रखेंगे, जनगणना आयुक्त थे अशोक मिश्रा, और रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे R.A. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है 1951 में होती है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कौन जनगणना करवाता है, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। अनुच्छेद 246, ये देखो पॉलिटी का, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना कि जनसंख्या किस सूची का विषय है ना, जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये किस सूची का विषय है ना, ये मुझे आप बताना, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपने फुल वीडियो देखा है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो CM चंद्रमौली। अब हम 2011 की जनगणना जो है वो लास्ट हुआ है, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है 2021 में, तो हम 2011 पढ़ते हैं, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना थी ओवरऑल, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो है वो 7वीं थी। आइए हम इसकी बात करें तो विश्व की जनसंख्या का जो भारत में जनसंख्या है वो 17.5% है, जो कि लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा, तो 17.64%, मतलब कि 2001 से 2011 में जनसंख्या कितना बढ़ गई, तो 17.64%। नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% थी, और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। इस तरीके से आप देखेंगे तो 100% हो जाएगा, मतलब ग्रामीण जनसंख्या उस समय अधिक थी और अभी भी ज्यादा है। कुल अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये जो है 16.6% थी, लगभग 20 करोड़ के आसपास। कुल अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब, ये जो है 8.6% थी, और लगभग जो है कि 10 करोड़ के आसपास आता है, मतलब ये दोनों आधा थे, है ना, SC से आधा था ST का जनसंख्या। कुल अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी जो थे वो 19.3% थे, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम 14.2%, सेकंड नंबर पे ईसाई 2.3%, थर्ड नंबर पे सिख थे जो कि 1.7% थे। तो ये आप ध्यान रखना। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति जो थी वो थी भील, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा थी हिंदी, और सेकंड नंबर पे थी बंगाली। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व, 382 व्यक्ति रहते थे 1 वर्ग किलोमीटर में, है ना। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ था, तो बिहार का 1106, मतलब बिहार का जो है एरिया कम था और लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बढ़ गया।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसकी है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं भाई, तो जनसंख्या घनत्व इसका कम हुआ। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है दिल्ली, जहां पे 11,320 व्यक्ति जो है वो रहते हैं। 11,320 व्यक्ति रहते हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो वह है दिल्ली। लेकिन सबसे कम वाला कौन है? तो अंडमान निकोबार, जहां पे मात्र 46 व्यक्ति ही रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे हमने देख लिया। अब देखो लिंगानुपात देखते हैं, सेक्स रेशियो क्या है। तो भारत का लिंगानुपात तो ओवरऑल देखें तो 943 व्यक्ति है। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ की है? तो केरल की, जहाँ पे 1084 है लिंगानुपात। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो हरियाणा, ध्यान रखना, जहाँ पे आप मात्र 879। अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है पुदुचेरी, जहाँ पे मात्र एक अधिकतम कितना? तो 1037 यहाँ का लिंगानुपात है पुदुचेरी का। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। न्यूनतम कहाँ की है? तो दमन एवं दीव का, जो कि 618 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का अलग से पूछा जाता है, जबकि राज्यों का अलग से पूछा जाता है, तो इसलिए मैं टोटल जो है वो यहाँ पे डाटा मैंने लिखा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो है सिक्किम। लेकिन सबसे बड़ा स्टेट कौन है दोस्तों एरिया के अकॉर्डिंग? तो वो है राजस्थान। ठीक है, लेकिन और सबसे बड़ा कौन है एरिया के अकॉर्डिंग, सॉरी सबसे छोटा कौन है? तो वो है गोवा। गोवा जो है एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग सिक्किम है। ठीक है, देश में साक्षरता दर जो है वो टोटल 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो ये आप ध्यान रखना, ओवरऑल वाला तो आपको पक्का याद रखना है, और इससे अधिक जो है वो पुरुष का है और इससे कम आएगा जाकर के महिला का। तो ये जो है ये टोटल जो है एक एवरेज निकल के आएगा 74.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो कहाँ की थी? केरल की 94%। सबसे कम कहाँ का था? बिहार का, जो कि 61.4% था। सबसे कम साक्षरता कहाँ की थी? बिहार की। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये था लक्षद्वीप, है ना। और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो वो था दादरा और नागर हवेली, जो कि 76.2% जो है यहाँ की साक्षरता थी। और अभी जो है उल्लास के बारे में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था पिछले जो क्लास हमने लिया उसमें। ठीक है, कि उल्लास जो स्कीम है वो साक्षरता के लिए है, तो उसके थ्रू जो है वो पूर्ण साक्षर जो बनने वाला पहला स्टेट कौन है, दूसरा स्टेट कौन है, तीसरा कौन है, मैंने बताया मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो पूरा जब वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा सारी चीजें। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो मेघालय। यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या जो है 27.9% बढ़ गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये शुरुआत में ही पूछा गया, 16 से एग्जाम था ना। हाँ, 16 का ये पास्ट शिफ्ट में ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि एकमात्र नकारात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन था जिसकी जनसंख्या 0.58% घट गई थी, ऐसा था क्वेश्चन। उसका आंसर क्या था? तो नागालैंड। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ठाणे, जहां पे 1.1 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि 110 लाख लोग रहते हैं भाई। प्रथम आर्थिक जनगणना 1970 में हुई थी। सर्वाधिक आदिवासी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम, जहां पे आदिवासी की जनसंख्या 74.4% है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं जहां पे सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे 94.8% जो है वो आदिवासी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ पे है? तो वो है राजस्थान में, है ना। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धार्मिक समूह कौन सा दोस्तों? तो वो है जैन। जैन जो है ये सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला एक धार्मिक समूह है, जिसकी साक्षरता 2% है, वो सबसे अधिक है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं वो एक बार आपको बताना चाहूंगा। आप एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी है कि कहाँ से आ रहे हैं। आपको नागरिकता देखना है, CAA देखना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में पूरा करवा रखा, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपको न्यायालय देख लेना है, न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो आप देख लेना, मैं उसमें कवर कर रखा है। अमेंडमेंट्स और आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो हमने पिछले क्लास में टोटल मैंने करवा दिया है ना। उसके बाद मैंने आपको PDF भी दे दिया है वहां पे, जो कि करंट अफेयर्स वाले, उसमें आपको अमेंडमेंट्स भी दिए हुए हैं। GST ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सबमिट से क्वेश्चन बने हैं जो कि क्षेत्रीय सबमिट्स हैं, जैसे कि दिल्ली में कुछ हुआ हो, है ना, बेंगलुरु में कुछ हुआ हो, तो वो वाला चीज आप देखना।
शॉर्टकट की सॉफ्टवेयर मैंने करवा दिया, डीजीज करवा दिया, विटामिन करवा दिया, एसआई यूनिट करवा दिया, जनजातीय विद्रोह करवा दिया, 1857 की क्रांति करवा दिया, कोस्टल स्टेट मतलब कि जो तटीय जो सीमा है, जैसे कि भारत का आप अगर नक्शा अगर आप देखते हो तो इस तरीके के आपको नक्शा दिखता है ना, ऐसे। तो ये जो कोस्टल क्षेत्र है ये वाला, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको किसको किस नाम से जाना जाता है ना। तो वो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करवाया है, तो उसको भी जाकर के आप देखना, ठीक है। फिर परिवहन से संबंधित कुछ चीजें आ रही हैं, उसको आप देख लीजिएगा, जैसे कि नेशनल हाईवे और नेशनल वाटरवे से क्वेश्चन बने। फिर उसी के थ्रू एक सागरमाला प्रोजेक्ट था, तो वहां से भी क्वेश्चन बना, तो सागरमाला प्रोजेक्ट भी आप देख के जाना, और स्वर्णिम चतुर्भुज भी आप देख लेना, ठीक है। उसी तरह से लोक नृत्य, लेकिन दोस्तों लोक नृत्य आप मत करना, क्योंकि वो जो आ रहे हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, जो कि आप कितना याद करोगे भाई। लोक नृत्य हर स्टेट में बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, वो याद करना काफी मुश्किल है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य उसका और एलपी जो कि 1991 में शुरू किया गया, उससे काफी क्वेश्चंस बने। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवाया है, या फिर इकोनॉमिक्स की आप वीडियो में जाकर के देख लेना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एआई से क्वेश्चन कुछ बने हैं, जैसे कि एआई सबमिट वगैरह, इस तरीके की चीजें आप देख लेना। 2011 की जनगणना हमने देख लिया। और अच्छा, चैनल मैंने नहीं करवाया, जैसे कि चैनल होते हैं ना, कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको जोड़ता है, 8 डिग्री चैनल किसे किसे जोड़ता है, तो इस तरीके की चीजें। फिर पेंटिंग्स करवा दिया हमने, स्थानांतरित कृषि करवा दिया, फिर क्लासिकल लैंग्वेज करवा दिया। अच्छा हाँ, तो सारा चीज हो गया। अब देख लेना जो भी चीज, एक चीज बस बचा हुआ था, बाकी तो सब हमने पिछली वीडियो में करवा ही दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पता चल गया जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप इतना देर हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत किया है इस क्लास में, तो आप इसको लाइक करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ साथ आपको शेयर भी करना है, ताकि कुछ और स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाएँ, ठीक है। तभी हम डेली क्लास भी ले पाएंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट होते हैं तभी पढ़ाने का में थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिल पाता है। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो फिर पढ़ाने में फिर मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का आपको जवाब देता ही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।